हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर से पॉलिटी लेकर हाजिर हुए हैं। जहां से छोड़े थे पहली वीडियो में, उसी के बाद से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मूल अधिकार टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम आज छुआछूत और विशेषाधिकार की समाप्ति इस टॉपिक पर आते हैं। समानता का सामान्य अर्थ अवसर की समानता है, लेकिन अतार्किक विषमता की समाप्ति और विशेषाधिकारों की समाप्ति भी समानता के अन्य आयाम हैं। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है और इसका किसी भी रूप में प्रयोग दंडनीय अपराध होगा। संविधान में छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है और भारत में विधि का शासन विद्यमान है। इसलिए संसद ने छुआछूत के मामले में व्यक्ति को दंड देने के लिए छुआछूत निवारक अधिनियम 1955 बनाया गया। इस अधिनियम में भी छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में जब भी कोई विधि किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए बनाई जाती है, तो उसकी मूल प्रक्रिया में यह स्वीकार किया जाता है कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया है वह निर्दोष है। इस विधि में निर्दोष होने का सिद्धांत लागू नहीं होता और न्यायालय यह मानकर चलता है कि अमुक व्यक्ति ने छुआछूत किया है और यह व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपना बचाव करे। यहाँ इस कानून में व्यक्ति को यह सिद्ध करना है कि उसने छुआछूत नहीं किया है। इस विधि में यह भी उल्लिखित है कि व्यक्ति को तत्काल हिरासत में ले लिया जाएगा। वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। वर्ष 1989 में एक और विधि का निर्माण किया गया, जिसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट SC/ST एक्ट 1989 यानी अनुसूचित जाति जनजाति प्रताड़ना विरोधी अधिनियम 1989 लागू किया गया। उपाधियों का समापन, ये अगला टॉपिक है। समतामूलक समाज में उपाधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 18 में कहा गया कि राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी और ना ही कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेगा। लेकिन इसी अनुच्छेद 18 में ही शिक्षा और सेना के लिए राज्यों के द्वारा उपाधि देने पर प्रतिबंध नहीं है। उपाधियों पर विवाद इसलिए आगे बढ़ा कि नेहरू सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण 1954 से आरंभ किया गया, जिस पर आलोचकों ने कहा कि यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। इस पर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण को समाप्त कर दिया। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने पुनः इसे प्रारंभ कर दिया और इस विवाद का समाधान 1996 उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया और इसे बालाजी संघवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यायपालिका ने कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री उपाधियां नहीं हैं, अपितु पुरस्कार हैं। समानता और कुशलता एक दूसरे के विरोधी नहीं है और संविधान के भाग 4A के मूल कर्तव्य में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत रत्न पद्मश्री पुरस्कार है, लेकिन इसका प्रयोग कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे नहीं करेगा, परंतु इसे प्रतिबंधित करने के लिए भारत में आज तक किसी विधि का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी इन पुरस्कारों का प्रयोग नाम के आगे पीछे किया जा रहा है। यहाँ पर आज़ादी या स्वतंत्रता, इससे संबंधित जो सर ने बताया अपने क्लास में, उसको इन्होंने पॉइंट में उतारा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कुछ क्लॉज हैं, आप इसे देख सकते हैं। केवल हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, आज़ादी और स्वतंत्रता या आज़ादी या स्वतंत्रता। यानी पहला टॉपिक है स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अखंडता, एकता के बीच समन्वय और सामंजस्य। स्वतंत्रता को मूल अधिकारों में भी सर्वाधिक मूल कहा जाता है और अनुच्छेद 19 के खंड 1 के विभिन्न भागों में, जैसे कि ABCDEFG, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व है, जिसमें निम्नलिखित आयाम भी शामिल होते हैं, जैसे कि इसमें फिल्म का निर्माण, प्रेस की स्वतंत्रता। ये किस वाद से आया? बेनेट कोलमैन वाद से। तीसरा है सोशल मीडिया की स्वतंत्रता, असहमति आलोचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। ये किस केस में आया? नवीन जल्दन वाद में। और इसी प्रकार सूचना का अधिकार इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। और किताब लिखने की आज़ादी और चुप रहने की आज़ादी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान और संविधान निर्माण के बाद नागा आंदोलन
तेलंगाना आंदोलन विद्यमान था और आज भी पूर्वोत्तर राज्यों में कश्मीर में राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती विद्यमान है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं दी, अपितु संविधान से ही स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के खंड 2 से खंड 6 तक विद्यमान है। यदि संविधान में स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध लागू न होता तो स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए संसद या विधानसभा विधि का निर्माण नहीं कर पाती। कुछ तार्किक प्रतिबंध है, जैसे कि नागरिकों को मूल अधिकार संविधान से दिया गया है और उस पर प्रतिबंध भी संविधान के द्वारा आरोपित है। लेकिन संविधान के इन्हीं आधारों पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति दी गई है, परंतु यह संभव है कि संसदीय विधि जानबूझकर अभिव्यक्ति के अधिकारों की कटौती न करे। यदि नागरिक संसदीय विधि को चुनौती देता है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि प्रतिबंध तार्किक है अथवा अतार्किक। तार्किक प्रतिबंध का कोई निश्चित अर्थ या आधार नहीं है, अपितु यह समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, जिनकी जांच निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। इसमें पहला, प्रतिबंध की तार्किकता अभिव्यक्ति के माध्यम एवं परिस्थिति से भी निर्धारित होती है। फिल्म का निर्माण और किताब का लेखन अभिव्यक्ति के दो पृथक माध्यम हैं, परंतु फिल्मों का प्रभाव जनमानस पर किताब की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि फिल्में बंद कमरे में और एक विशेष वातावरण में दिखाई जाती हैं। इसीलिए फिल्म पर प्रतिबंध किताब की तुलना में कठोर हो सकता है, जबकि ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फिल्म का। इसी प्रकार दूसरा कारण, प्रतिबंध के आधार भी तार्किकता को निर्धारित करते हैं। यानी प्रतिबंध के आधार क्या हैं, वो तार्किकता को भी निर्धारित कर देते। प्रतिबंध के आधार भी तार्किकता को निर्धारित करते हैं, क्योंकि सदाचार और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध आरोपित करने में न्यायालय का दृष्टिकोण लचीला होता है, लेकिन संप्रभुता एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर न्यायालय का दृष्टिकोण ज़्यादा कठोर होता है। संसद के द्वारा आरोपित प्रतिबंध प्रक्रियात्मक रूप से तार्किक होना चाहिए और तत्वात्मक अथवा आनुपातिक रूप में भी तार्किक होना चाहिए। अगला टॉपिक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक पहरेदारी, यानी मोरल पॉलिसिंग। यह संयोग का विषय है कि भारत में आज़ादी के लिए राज्य और सरकार से बड़ा खतरा बहुमत समाज पैदा करता है, जहां परंपरा, प्रथा और अनेक धार्मिक आधारों पर स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है, जिसका संविधान और विधि में कोई आधार नहीं है। सरकार का विरोध एवं राष्ट्र की एकता अखंडता। स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा नहीं। इसीलिए किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का मूल अधिकार है। नागरिक को राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खंडित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्र की एकता अखंडता के बहाने सरकार के विरोध को दबाने का प्रयास किया जाता है अथवा विपक्ष की आवाज़ के दमन का प्रयास किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार और लोकतंत्र। अनुच्छेद 19, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का ऑक्सीजन है और शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन भी मूल अधिकार है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को धरना प्रदर्शन में शामिल होने की छूट दी जाती है। परंतु शाहीन बाग वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन निर्धारित स्थान पर होना चाहिए। राजमार्ग को रोकना अथवा रेल संचालन को बाधित करना अन्य नागरिकों के अधिकार में हस्तक्षेप की भांति है। उच्चतम न्यायालय ने भारत कुमार वाद में यह निर्णय दिया कि बंद आयोजित करना असंवैधानिक है। 1997 में यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। भारत में किसी भी सभा या सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है, वह शर्तें यह शांतिपूर्ण व अहिंसक होना चाहिए। शर्तें क्या है? शर्त यह है कि यह शांतिपूर्ण व अहिंसक होना चाहिए। स्वतंत्र आवागमन का अधिकार। नागरिकों को समुच्चय भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन की आज़ादी है, अतः नागरिकों के आवागमन के लिए राज्य की सीमाएं बाधित नहीं हैं। भारतीय भूभाग का अभिप्राय यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया का अभिप्राय है कि सभी राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र और अन्य अर्जित क्षेत्र भी शामिल हैं। जो इसमें अर्जित किए गए भारत सरकार द्वारा वो सभी क्षेत्र आते हैं, लेकिन कोई भी मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसलिए लोक व्यवस्था को देखते हुए भारत की संप्रभुता अखंडता के मुद्दे नज़र आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
संप्रभुता और अखंडता के मद्देनज़र आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला अधिकार है निवास और बसने का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों का कोर है। इसमें नागरिकों को समुच्चय भारतीय क्षेत्र में निवास करने और बसने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में किसी भी नागरिक के बसने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे जनजातीय समुदाय के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा हो सके। इसी प्रकार व्यवसाय, आजीविका और वृत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय का भी अधिकार है, लेकिन अन्य अधिकारों की भांति इस पर भी प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा कोई व्यवसाय पूर्णतः अपने हाथ में लिया जा सकता है अथवा अन्य व्यक्ति को इस व्यवसाय से वंचित किया जा सकता है। बिहार राज्य के द्वारा शराब के उत्पादन और वितरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। व्यवसाय पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि वेश्यावृत्ति भी एक व्यवसाय है, जबकि सामान्य मान्यता यह है कि यह एक सामाजिक बुराई है। अब स्वतंत्रता को सीमित करने के प्रयास, ये क्या है, इस टॉपिक को समझ लेते हैं। स्वतंत्रता के संबंध में उच्चतम न्यायालय में पहला विवाद रमेश थापर के रूप में लाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप संसद ने स्वतंत्रता को सीमित करने हेतु पहला संविधान संशोधन प्रस्तुत किया और स्वतंत्रता पर आरोपित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया, जिसमें लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध और अपराध को बढ़ावा देने के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। असम में नागाओं के आंदोलन को देखते हुए 16वां संविधान संशोधन किया गया और स्वतंत्रता पर नया प्रतिबंध लगा दिया गया अनुच्छेद 19(2) के तहत, जिसके अनुसार राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन से संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसके द्वारा मूल कर्तव्यों का भाग में उल्लिखित कर दिया गया। अतः कोई भी नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर मूल कर्तव्यों की अवहेलना नहीं कर सकता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। अपराधों के लिए संलग्न मुजरिमों के लिए दिया गया संरक्षण। इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद 20 के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि भूत लच्छी विधि का सिद्धांत। दूसरा है दोहरे जोखिम या दंड का सिद्धांत। अपने विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार। पहला के केस में आते हैं तो पहला इसमें है कि अनुच्छेद 20 विधि के शासन की स्थापना करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को उस दौरान लागू विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जाएगा। ये नहीं है कि पहले जो चल रहा था उसी कानून के आधार पर, नहीं, जो वर्तमान में कानून है उस आधार पर दंडित करना होगा। किसी भी आपराधिक विधि को जिसमें व्यक्ति को दंड या जेल का प्रावधान होता है, उस विधि के निर्मित होने की तिथि से पहले की तिथि से लागू नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए हाल ही में भारतीय न्याय संहिता का निर्माण किया गया, लेकिन 1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए पहले विद्यमान विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। अतः आपराधिक मामले में भूत लच्छी विधि का निर्माण नहीं हो सकता, अपितु यह विधि भविष्य लच्छी होगी। इस तरीके से दंड का प्रावधान है, जो जैसे कि मुजरिम इस भारतीय न्याय संहिता से कानून आने से पहले अगर मुजरिम था तो उसी समय के कानून के हिसाब से उसे सज़ा दी जाएगी, ना कि इस भारतीय न्याय संहिता में शामिल जो नए कानून है उसके अनुसार। अगला है सिविल मामले में भूत लच्छी विधि का निर्माण किया जा सकता है। किस मामले में? सिविल मामले में। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं तो हमारा दूसरा भाग था दोहरा जोखिम या दंड। यह अमेरिकी विधि से लिया गया प्रावधान है, जिसमें एक अपराध में एक व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यदि व्यक्ति के द्वारा अनेक अपराध किए गए हैं तो उसे अनेकों बार अभियोजित और दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 आपराधिक मामलों के लिए ही लागू होता है। इसलिए यदि सरकारी विभाग के द्वारा किसी पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है तो बाद में न्यायालय में उसे अभियोजित करना
दोहरे दंड का उदाहरण नहीं होगा। प्रशासन के द्वारा दिया गया दंड दोहरे दंड का भाग नहीं है। तीसरा भाग है अपने विरुद्ध गवाही न देने का अधिकार। अनुच्छेद 20 में मुजरिम को आज़ादी दी गई है, जिसके अनुसार उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। व्यक्ति के विरुद्ध सबूत देना राज्य का दायित्व है। व्यक्ति के विरुद्ध मिले हुए फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल अथवा व्हाट्सएप मैसेज सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसे प्रस्तुत करना राज्य का दायित्व है। अब अगला हमारा मूल अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 20 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, यहाँ गलत हो गया होगा, अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। आरंभिक रूप में जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा संकीर्ण रूप में की गई, जिसके अनुसार मनमानी बंदी जो बंदी थी बनाए गए, मनमानी बंदी बनाए जाने और प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। न्यायालय ने तर्क दिया कि व्यक्ति के शारीरिक अंगों और देह की रक्षा ही जीवन का अधिकार है। यह जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति का जीवन का अधिकार छीन सकती है। उच्चतम न्यायालय विधि के खिलाफ जीवन का अधिकार नहीं बचा सकता, लेकिन पुलिस यानी कार्यपालिका जीवन के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। यहाँ पर एक विधि जो कि भारतीय न्याय संहिता एक विधि के रूप में है, एक स्थापित प्रक्रिया होती है, उसमें प्रक्रिया बताई जाती है कैसे कैसे क्या होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का उल्लंघन। राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 के बाद मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 352 आपातकाल का है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उसका मूल अधिकारों पर निम्नलिखित प्रभाव होता है। पहला, बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358, यदि राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक आधार पर उद्घोषित किया जाए तो उन अधिकारों का क्रियान्वयन को निलंबन किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा में शामिल करे। अनुच्छेद 359। अगला, आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय भी मूल अधिकारों की रक्षा नहीं कर सका, जैसे कि एडीएम जबलपुर और बनाम शिवकांत शुक्ला केस में, जिसे लोकप्रिय रूप में हैबियस कॉर्पस वाद या बंदी प्रतिच्छेदनवाद भी कहा गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा करने से इनकार कर दिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हवाला दिया, क्योंकि आपातकाल के दौरान विधि के माध्यम से मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया गया। अब इसी वाद में एक मेनका गांधी वाद है, 1978 का केस है। इसमें क्या हुआ, मेनका गांधी केस में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसके निम्नलिखित आयाम थे। पहला, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की उदारवादी व्याख्या। इसमें पहली बार उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के आधार में अनेक अधिकार अंतर्निहित हैं। न्यायालय ने कहा, जीवन का अधिकार पशु की भांति जीने का अधिकार नहीं है, अपितु गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है, और इसमें किसी व्यक्ति को विदेशी यात्रा का अधिकार भी शामिल है। और अनुच्छेद 21 व 19 एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना 19 की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 21 के जीवन का अधिकार व्यर्थ है। पहला, ये उदारवादी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। मेनका गांधी केस में ये बताया गया। इसमें कहा गया, इसके दूसरे से टॉपिक पर हम आए तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार ये कहा कि संसद के द्वारा निर्मित विधि मनमानी या अतार्किक नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय
किसी विधि या संविधान में लिखा नहीं गया है, अपितु यह सभी विधि की मूल आत्मा या भावना है, जिसमें निम्नलिखित तत्व अंतर्निहित हैं। पहला, दंड की मात्रा मनमानी अतार्किक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई के बाद ही दंडित किया जाए। तीसरा, दंड देने की संस्था आधिकारिक हो। और आखिर में चौथा, व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। अब विधि की उचित प्रक्रिया क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अनुच्छेद 19 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसे मेनका गांधी ने उच्चतम न्यायालय ने विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया, जिसके अनुसार संसद के द्वारा निर्मित विधि की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। अतः संसद को अतार्किक और मनमानी प्रक्रिया के निर्माण का अधिकार नहीं है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की उस प्रक्रिया पर विचार कर रहा है, जिसमें जमानत देने पर सख्त प्रतिबंध आरोपित किया गया है। अब कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका के विरुद्ध भी अधिकार। AK गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जीवन का अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। जबकि मेनका गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मान्यता को आमूल या पूर्ण रूप से परिवर्तित करते हुए कहा कि जीवन का अधिकार कार्यपालिका के अलावा विधायिका के भी विरुद्ध है, क्योंकि संसद द्वारा निर्मित विधि की प्रक्रिया मनमानी या अतार्किक नहीं होनी चाहिए। अब जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार किया गया। इसमें बताया गया कि मेनका गांधीवाद से यह मान्यता स्थापित हो गई कि भाग 3 के मूल अधिकारों में उल्लिखित अनेक अधिकार शामिल हैं। अतः मेनका गांधीवाद से अनुच्छेद 21 का जो विस्तार आरंभ हुआ वह आज तक जारी है। इसलिए वर्ष 2014 में पुट्टा स्वामीवाद में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का भाग माना, और हाल ही में वर्ष 2024 में पर्यावरणीय परिवर्तन के अधिकार को जीवन के अधिकार का भाग मान लिया गया। ओल्गा टेरिस, हुसैन आरा खातून, विशाखावाद, मोहिनी जैन, एशियाड वर्कर्सवाद, बंधुआ मुक्ति मोर्चावाद, किसी भी लोकतांत्रिक, ये सभी वाद इस जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार वाद से सभी जुड़े हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में अधिकारों का विस्तार लोकतंत्र के प्रभावी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। हुसैन आरा खातूनवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, त्वरित सुनवाई का अधिकार जीवन का अधिकार का भाग है। जीवन का अधिकार शिक्षा और स्वास्थ्य के अभाव में व्यर्थ है। इसलिए उच्चतम न्यायालय में मोहिनी जैनवाद में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। गरिमामय जीवन के लिए सामाजिक परिस्थितियां भी उचित होनी चाहिए। इसलिए मजदूरों को निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी देना जीवन के अधिकार की अवहेलना है। इसे एशियाड वर्कर्स वाद में दिया गया। बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। ये किस वाद में आया? बंधुआ मुक्ति मोर्चावाद में। तथा आजीविका का अधिकार भी जीवन का अधिकार का भाग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह ओल्गा टेरिस वाद में कहा गया। इसीलिए शहर में रेहड़ी पटरी वालों को मनमानी रूप से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन आज क्या हो रहा है? परिवर्तित समय के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने पहली बार यह स्वीकार किया कि महिला सशक्तिकरण के बिना एक सभ्य समाज संभव नहीं है और यौन शोषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। विशाखावाद में इसे भी स्थापित किया गया। जीवन के अधिकार के विस्तार के तीसरे चरण में उच्चतम न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का भाग माना। MC मेहता केस में। और क्रमिक रूप में जीवन के अधिकार में समलैंगिक अधिकारों भी शामिल किया जाने लगा। यदि दो व्यक्तियों की परस्पर सहमति से समलैंगिक संबंध बने हो तो यह अपराध बिल्कुल भी नहीं है। इसे नवतेज सिंह जौहरवाद में स्थापित किया गया। निष्कर्ष क्या निकलता है? संविधान और अधिकार गतिशील होते हैं और ये जीवंत है। इसलिए देश काल के अनुसार इसमें परिवर्तन स्वाभाविक है और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के इन अधिकारों की रक्षा में और विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। अगला हमारा अनुच्छेद 22, जिसमें क्या कहा गया? मनमानी हिरासत में लेने और बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार।
अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का ही विस्तार है, क्योंकि जीवन के अधिकार का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को मनमानी रूप में हिरासत में नहीं लिया जाएगा। राज्य व्यक्तियों के इस अधिकार का अतिक्रमण ना करे, इसके लिए अनुच्छेद 22 के खंड 1 व 2 में उल्लेखित अधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिरासत के आधार की सूचना देना। इसमें अनुच्छेद 22 के खंड 1 के अनुसार बिना किसी व्यक्ति को कोई आधार बताए अथवा इसकी सूचना दिए बगैर हिरासत में नहीं लिया जाएगा, और यदि पुलिस के द्वारा जल्दी से जल्दी हिरासत में लेने का आधार नहीं बताया जाता तो इसे जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा, मन पसंदीदा विधि व्यवसाय से परामर्श या रक्षा का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 22 के खंड 1 में ही व्यक्ति को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह अपने जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए वकील की सहायता ले। यद्यपि संविधान के निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39A में यह भी उल्लेखित किया गया है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को निःशुल्क वैधानिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए संसद ने राष्ट्रीय वैधानिक सेवा अधिकारिता अधिनियम का निर्माण भी किया है, नालसा 1987। इसका फुल फॉर्म नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट 21 में उल्लिखित है। निर्देशक तत्व 39A अनुच्छेद में उल्लिखित है। नालसा के अंतर्गत जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है उसे उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी, जबकि उच्च न्यायालयों में आर्थिक सीमाओं का निर्धारण राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति, किसी आपदा या हिंसा से प्रभावित व्यक्ति को भी निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जाएगी। अब पुलिस कस्टडी, इस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 22 के खंड 2 के अनुसार पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक ही हिरासत में रख सकती है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, लेकिन व्यवहार में कुछ और होता है। न्यायिक हिरासत 24 घंटे के बाद किसी भी व्यक्ति को हिरासत में तभी रखा जाएगा जब पुलिस के द्वारा निकटतम मजिस्ट्रेट की अनुमति ली गई हो और मजिस्ट्रेट यह पाता है कि व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप पहली नज़र में सही है, तो उसे सेंट्रल जेल भेजा जा सकता है। जो उस पर आरोप लगाए हैं वो सही है, आरोप सही है, तो उसे सेंट्रल जेल भेजा जा सकता है। भारत में किसी व्यक्ति को न्यायालय ही दंडित कर सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भारत में विधि के शासन का उल्लंघन है और मानव अधिकारों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त भारत में किसी व्यक्ति को दंडित करने की न्यायिक प्रक्रिया विलंबकारी है, जिससे जीवन के अधिकारों का हनन होता है। अगला है निवारक नज़रबंदी, 1950 में है। यह प्रावधान अपराध को प्रतिबंधित करने का यह प्रावधान अपराध को प्रतिबंधित करने का नहीं किया गया, अपितु राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था में बाधा पहुंचाना तथा सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को इन घटनाओं में शामिल होने से निवारित किया जाएगा और इन्हें ना तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और ना ही अपने मन पसंदीदा विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। अतः इन्हें बिना न्यायिक झंझट या जुडिशियल ट्रायल के ही, यहाँ पर मैंने गलत पढ़ा है, यहाँ पर होना चाहिए। अतः इन्हें बिना न्यायिक ट्रायल या जुडिशियल ट्रायल के ही जेल में रखा जाएगा। अतः इनके लिए न कोई दलील होगा, न कोई अपील होगा और ना ही कोई वकील होगा। निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्तियों के अधिकार। नज़रबंदी में बंद व्यक्तियों के अधिकार निम्नलिखित हैं, जो अनुच्छेद 22 के 4 से लेकर 6 तक में उल्लिखित हैं, जिसके अनुसार पहला, यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए नज़रबंद किया जाता है तो इसके लिए सलाहकारी बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होगी, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय का निवर्तमान न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए योग्यता वाला व्यक्ति होगा। यह उल्लेखनीय है
दूसरा है, यह उल्लेखनीय है कि पोटा एंड टाडा में किसी व्यक्ति को 6 महीने तक नज़रबंद रखने का अधिकार था, क्योंकि अनुच्छेद 22 के खंड 7 में संसद को यह अधिकार दिया है कि संसद निवारक नज़रबंदी की अधिकतम सीमा तय कर सकती है। तीसरा, नज़रबंद किए गए व्यक्ति को नज़रबंदी का आधार बताया जाएगा, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा लोकतंत्र पर कोई खतरा हो तो आधार बताने से इनकार भी किया जा सकता है। नज़रबंद व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। आलोचना। अब इसकी आलोचना क्यों की जाती है? आलोचना। पहला, आलोचक यह तर्क देते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अधिकार कभी भी राज्य के द्वारा छीने जा सकते हैं, क्योंकि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है। दूसरा, निवारक नज़रबंदी के समय अनुच्छेद 19 से 21 और 22 का 1 व 2 सीधे समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रावधान की कल्पना यूरोपीय देशों में नहीं है और न ही अमेरिका में कोई ऐसी व्यवस्था है। तीसरा, निवारक नज़रबंदी से पुलिस राज्य की स्थापना होती है, जो विधि के शासन के विचार के विरुद्ध है। अब निष्कर्ष क्या होना चाहिए? संविधान निर्माण के समय से लेकर आज तक भारत के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए अनेक चुनौतियां रही हैं। इसलिए निवारक नज़रबंदी के प्रावधान एक कड़वी दवाई की तरह है, जो शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। गरिमामय जीवन के अधिकार में शोषण समाप्त होना अनिवार्य है। संविधान में शोषण को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति की क्षमता का प्रयोग दूसरे के लाभ के लिए करना ही शोषण है। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में शोषण के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम के बारे में उल्लेख किया गया। लेकिन बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि राज्य के द्वारा सार्वजनिक हित में कोई भी अनिवार्य सेवा आरोपित की जा सकती है, लेकिन इसमें राज्य के द्वारा केवल धर्म, जाति, प्रजाति अथवा वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में शोषण के मायने का विस्तार कर दिया है, जिसके अनुसार निर्धारित दर से कम मजदूरी देना भी शोषण है। ये किस बाद में कहा गया? एशियाड वर्कर्स एक्ट में। और एवं शोषण यानी विशाखाबाद में बताया गया कि एवं शोषण को भी शोषण के दायरे में शामिल किया गया है। अगला, अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्यमों, खान और कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम बच्चों को कहाँ नहीं लगाया जा सकता? इन तीनों चीज़ों में नहीं लगाया जा सकता। अगला है, उपर्युक्त प्रावधान में विसंगति है, जिसे 1986 के चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल श्रम विरोधी अधिनियम में संशोधन के द्वारा दूर कर दिया गया, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कभी भी काम पर नहीं लगाया जाएगा, केवल घरेलू काम के अलावा। अगला, 14 से 18 वर्ष तक के किशोर को इन 3 स्थानों पर कार्य में नहीं लगाया या नियोजित किया जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक मूल अधिकार में आता ही अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक चार्ट है जो सर ने बोर्ड पर बताया था, तो हम उसका विस्तार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 25, इसमें पहला, पंथ निरपेक्ष राज्य की बात की गई। अब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग पहली बार 42वें संविधान के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में शामिल किया गया, परंतु पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार संविधान में पहले से अंतर्निहित है, क्योंकि अनुच्छेद 25 में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में पंथ को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। किस केस में? SR मुंबई केस में, जिसके अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय निम्नलिखित है। राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। दूसरा, राज्य पंथ से तटस्थ होगा। तीसरा, पंथ व्यक्तियों के अंतःकरण का विषय है। चौथा, राज्य किसी भी पंथ को ना तो प्रोत्साहित करेगा और ना उसके विरुद्ध कोई कार्य करेगा। पांचवा, पंथ निरपेक्ष राज्य पंथ का विरोधी नहीं होता, अपितु राज्य और पंथ के बीच अलगाव की बात करता है। अगला है, पंथ निरपेक्ष राज्य ना ही धर्म विशेष को
या पंथ विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए विधि बना सकता है और ना ही कर आरोपित करेगा। अंतःकर आरोपण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा। यहाँ पर पढ़ने में गलती हुई, फिर से। अतः कर आरोपण शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा। अनुच्छेद 27। राज्य के द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28। परंतु राज्य पंथ का विरोधी नहीं है, इसलिए उन शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई हैं। अब जैसे कि अनुच्छेद 28 में JNU जैसे BHU है, ये राज्य द्वारा संचालित होती है। दूसरा है ट्रस्ट स्थापित, ये इसमें पूर्णतः शिक्षा। और तीसरा इसी प्रकार से जो राज्य से वित्त प्राप्त करते हैं, जैसे कि UGC CSE मान्यता प्राप्त होते हैं, सहमति से मान्यता प्राप्त वाले भी, जो कि सहमति से अभिभावक के सहमति से के धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम इसका विस्तार करते हैं, ये सर ने बताया होगा। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय केवल नकारात्मक नहीं है। मैं आपको बता दूं, सर के नोट्स बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं पॉलिटी के लिए। अब मैं सर का नाम नहीं बता सकता, आप लोग सर का नाम खुद ही जानते होंगे, उनके नोट्स ही काफ़ी होते हैं। तो आप बने रहें, जिनके पास सर के नोट्स नहीं है वो इस वीडियो को कवर कर सकते हैं और इसी वीडियो के माध्यम से सर के नोट्स भी तैयार कर लेंगे। तो हम अपने आते हैं टॉपिक पर। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय केवल नकारात्मक नहीं है जैसा कि यूरोप और अमेरिका में है, क्योंकि यहाँ राज्य और पंथ के बीच अलगाव या विभाजन पर बल दिया जाता है, जबकि भारत में पंथ और राज्य के बीच अलगाव के साथ सर्वधर्म समभाव का विचार भी विद्यमान है, जो गांधी के विचारों से प्रेरित है। अब इसमें हम टॉपिक पर आते हैं। तो इसके टॉपिक पर है, पहले नज़र डालते हैं। तो इसमें है राज्य का सामाजिक और कल्याण के मुद्दों में हस्तक्षेप। तो इसका विस्तार करें तो अमेरिका में पंथ और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव है, जिसके अनुसार ना तो राज्य पंथ में कोई हस्तक्षेप करेगा और ना ही पंथ राज्य में हस्तक्षेप करेगा। फ्रांस में पंथ और राज्य के बीच अलगाव एक तरफा है, जहाँ पंथ के द्वारा राज्य के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, लेकिन राज्य के द्वारा पंथ के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। भारत का पंथ निरपेक्ष मॉडल दोनों से अलग है। भारत में भी राज्य पंथ के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन पंथ राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए अनुच्छेद 25 के 2 में यह उल्लिखित है कि आर्थिक व्यक्ति राजनैतिक गतिविधियां जो पंथ से जुड़ी हुई हैं उन पर राज्य का हस्तक्षेप संभव है। अनुच्छेद 25(1) से यह प्रतीत होता है कि भारत में धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। सर्वधर्म समभाव का विचार भारतीय पंथ निरपेक्षता को अन्य देशों की पंथ निरपेक्षता से पृथक बनाता है। अब पंथ के मूल और गौण लक्षण। पंथ अंतःकरण का विषय है, इसलिए राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अथवा हस्तक्षेपों से विवाद होना स्वाभाविक है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक अधिकार की व्याख्या करते हुए यह तर्क दिया है कि धर्म की मूल मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, जो उपासना मानने अथवा आचरण करने से संबंधित है। जबकि न्यायालय के अनुसार पंथ के गौण लक्षणों में लाउड स्पीकर का प्रयोग, पशु बलि तथा पटाखे शामिल किए जा सकते हैं, जिन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। धार्मिक संस्थाओं का अधिकार। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु अनुच्छेद 26 में धार्मिक समूहों को आज़ादी दी गई है। धार्मिक समूह का अभिप्राय निम्नलिखित है। पहला, समान आस्था, यानी किसी धर्म या विचार के प्रति समान आस्था। दूसरा, पृथक और विशिष्ट नाम। तीसरा, कोई साझा संगठन। धार्मिक संस्थाओं को अपनी संस्थाओं की स्थापना, प्रबंध और चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता अथवा धर्मांतरण। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच विभिन्न प्रकार के धार्मिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान में धर्मांतरण का ना तो कोई उल्लेख है और ना ही कोई प्रतिबंध है। भारत में पहली बार उड़ीसा राज्य के द्वारा धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए किसी विधि का निर्माण किया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश ने भी इस विधि का निर्माण किया।
इस विधि के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का धर्मांतरण बल, लोभ या लालच या कपट के आधार पर धर्मांतरण है तो उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने स्टेनिसवाद में 1977 में निर्णय देते हुए कहा कि धार्मिक प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि धार्मिक प्रचार के नाम पर लोक व्यवस्था को बाधित नहीं किया जा सकता। पंथ निरपेक्षता अथवा धर्म निरपेक्षता। पंथ क्या है? जैसे कि सर ने बताया, आप किसी को भी मान सकते हैं। उपासना ग्रंथ है, उपासना स्थल है। और धर्म क्या है? ये नैतिकता है, कर्तव्य है, स्वभाव या गुण है। ये धर्म होता है, ये पंथ होता है। पंथ और राज्य के बीच अलगाव का पहला प्रयोग यूरोप में हुआ। भारत में पंथ और राज्य के बीच इस प्रकार का विवाद नहीं था जैसा यूरोप में था, लेकिन भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारत एक बहुधर्मावलंबी देश है। गांधी पंथ निरपेक्षता के बजाय सर्वधर्म समभाव पर बल देते थे, क्योंकि वे धर्म को नैतिकता और कर्तव्य के रूप में मानते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी भी पंथ को स्वीकार न करे तो उपासना पद्धति से निरपेक्ष या पृथक हो सकता है, लेकिन मानव कभी नैतिकता और कर्तव्य से पृथक नहीं हो सकता। राज्य का पंथ अथवा संस्कृति से अलगाव। फिलहाल पंथ निरपेक्ष राज्य के आधार पर मतांतर विद्यमान है, यानी जो मत है, अंतर है, वो विद्यमान है, जिसके अनुसार राज्य का पंथ से अलगाव होना चाहिए, संस्कृति से नहीं। हिंदू एक सांस्कृतिक शब्द है, इसलिए राज्य के द्वारा योग, महाकुंभ, विभिन्न प्रकार के त्यौहार, रामायण को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि भारत का सांस्कृतिक अतीत साझा है। जबकि आलोचक इस विचार को भारत की सामाजिक संस्कृति के विरुद्ध मानते हैं, क्योंकि संस्कृति का कोई वस्तुनिष्ठ रूप नहीं होता। यदि बहुमत की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे बहुमतवाद उत्पन्न होगा, जो स्वतंत्रता, समानता दोनों के प्रतिकूल है। अब निष्कर्ष पर बात करें तो भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार अत्यधिक प्रासंगिक है, जिसके अनुसार राज्य का सहकारी नागरिक के साथ होना चाहिए, न कि उसके पंथ के साथ, क्योंकि पंथ नागरिक की आस्था का विषय है। अनुच्छेद 29-30 ये अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है। अब अल्पसंख्यकों का अधिकार ये क्या है? संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख है। यद्यपि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं है और यह उल्लेखित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक के दो प्रकार का उल्लेख किया गया है, एक भाषाई आधार पर, एक धार्मिक आधार पर, लेकिन अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। इससे यह मुद्दा उत्पन्न हुआ कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण अखिल भारतीय रूप में होना चाहिए अथवा राज्यों के अनुसार किया जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए कितनी न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए यह स्पष्ट नहीं है। भारत में दुविधा का मुद्दा यह है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण अखिल भारतीय रूप में होता है, क्योंकि संसदीय अधिनियम 1992 के द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और फारसी को अल्पसंख्यक के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाए तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप में हिंदू अल्पमत में हैं। उच्चतम न्यायालय ने IMA फाउंडेशन वाद 2002 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा, इसमें 11 न्यायाधीशों की बेंच थी, जिसमें कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार होना चाहिए, परंतु अल्पसंख्यकों के निर्धारण में किसी भी मात्रात्मक आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 के 1 में यह उल्लिखित है कि धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार होगा, लेकिन इस अनुच्छेद में यह परिभाषित नहीं है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का अभिप्राय क्या है तथा स्थापना और प्रबंध के अधिकार में क्या शामिल किया जाएगा। दूसरा, इस संबंध में TMA यानी पाई फाउंडेशन वाद का निर्णय ऐतिहासिक है, जिसमें यह कहा गया कि जो शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित है उन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कहेंगे। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं केवल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए स्थापित नहीं की जाएगी, अपितु विज्ञान प्रबंध के अध्ययन के लिए भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर सकता है।
अब शैक्षणिक संस्था की स्थापना और प्रबंध के अधिकार। अनुच्छेद 30 के खंड 1 में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई। उच्चतम न्यायालय ने पाई फाउंडेशन वाद में स्थापना और प्रबंध के अधिकार की व्याख्या करते हुए ये कहा कि पहला, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्व स्वामित्व होना चाहिए, उन्हें फीस निर्धारित करने का अधिकार है। तीसरा, अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश की मात्रा अथवा संख्या भी निश्चित करने की शक्ति है। चौथा, संस्थाओं को अपने समुदाय के शिक्षक और स्टाफ के भर्ती की स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हें यह अधिकार निरपेक्ष रूप में प्राप्त नहीं है और राज्य का नियंत्रण भी इन संस्थाओं पर निम्नलिखित रूप में होगा। पहला, शैक्षणिक संस्थाएं व्यापारिक संस्थाएं नहीं है, इसलिए डोनेशन नहीं ले सकते। दूसरा, संस्था में प्रवेश की प्रक्रिया पारदर्शी होना चाहिए। तीसरा, अकादमिक सत्र एवं गुणवत्ता को भी बनाना होगा। यदि उल्लेखनीय है कि यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है तो भी उसका अल्पसंख्यक स्वरूप प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 30(2) में यह उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को वित्तीय योगदान देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम अगला है अनुच्छेद 32, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। एक ही वीडियो में हम पूरे मूल अधिकार को कवर करने की कोशिश किए हैं, अब हो सकता है तो पूरा कवर कर लेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अभाव में अन्य अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अनुच्छेद 32 का दोहरा महत्व है, क्योंकि पहला, यह अन्य अधिकारों की भांति मूल अधिकार है जिसे किसी भी संसदीय विधि अथवा राज्य के कार्य के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसके द्वारा अन्य अधिकार क्रियान्वित होते हैं, इसलिए मूल अधिकारों को बाध्यकारी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में केवल सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, जबकि यही उपचार उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 में प्राप्त होते हैं। संसद विधि के द्वारा इन संवैधानिक उपचारों को किसी अन्य न्यायालय को दे सकती है। अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित उपचार हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? जीवन का अधिकार की रक्षा के लिए अथवा मनमानी हिरासत में रखने के विरुद्ध न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपचार कर देता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति को शरीर प्रस्तुत किया जाए, अर्थात व्यक्ति को अपना शरीर प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, न्यायालय यह उपचार राज्य अथवा पुरुष के विरुद्ध देता है और यह किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध लागू होता है। अतः पुलिस अवैध रूप में बंदी बनाए या मकान मालिक दोनों के विरुद्ध उपचार लिया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के कुछ अपवाद भी हैं। यदि न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया गया हो और दंड के बाद वह जेल में बंद हो। दूसरा, निवारक नज़रबंदी में बंदी बनाए गए व्यक्ति को, इसके अपवाद हैं। दूसरा है परमादेश। राज्य के सभी पदाधिकारियों के निर्धारित दायित्व होते हैं और यदि वे अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन न करें तो उच्चतम न्यायालय उन्हें अपने दायित्व के पालन के लिए उन्हें आदेश देगा। दूसरा, परमादेश का शाब्दिक अभिप्राय है कि किसी उच्चतर अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश। परमादेश किसी पदाधिकारी को दिया जाता है, न कि किसी संगठन को, क्योंकि कोई पदाधिकारी विशेष किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अगला, सामान्यतः किसी निजी व्यक्ति अथवा गैर सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का परस्पर सहयोग हो रहा है पीपी मॉडल के आधार पर। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो किसी निजी पद पर हैं लेकिन उनके कर्तव्य सार्वजनिक हैं, उन्हें भी परमादेश दिया जा सकता है। अगला, न्यायालयों के बढ़ते कार्यों के परिणाम स्वरूप सतत परमादेश यानी कंटिन्यूस मर्डर पढ़ने में कठिनाइयाँ हो जाती है जब वो साफ शुद्ध नहीं लिखा होता। इन्हें सतत परमादेश का विचार प्रचलित हुआ है क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मामलों में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में ही जांच हुई। निम्नलिखित मामले में उच्चतम न्यायालय परमादेश का प्रयोग नहीं करता। पहला, आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को आदेश नहीं दे सकता। दूसरा, सेना के पदाधिकारी भी सार्वजनिक पद पर हैं लेकिन अनुशासन के कारण उन्हें भी कभी परमादेश नहीं दिया गया।
तीसरा, उच्चतम न्यायालय अन्य न्यायालयों के लिए अथवा अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध भी परमादेश का प्रयोग नहीं करता। अब इसी में है तीसरा, अधिकार परीक्षा रिट। इसका शाब्दिक अभिप्राय है कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर किसी हैसियत से बैठा है किसी सार्वजनिक पद पर किस हैसियत से बैठा है। इसका मूल उद्देश्य है कोई व्यक्ति अवैध रूप में किसी सरकारी पद पर नियंत्रण न करे। अतः अधिकार परीक्षा का प्रयोग निजी अथवा गैर सरकारी पदों के लिए नहीं होगा। किसके लिए प्रयोग नहीं होगा? निजी अथवा गैर सरकारी पदों के लिए प्रयोग नहीं होगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक को दिए गए सेवा विस्तार को उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। अगला है उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट। सामान्यतः प्रतिषेध और उत्प्रेषण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जनपद न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए देता है। पहले इसका प्रयोग केवल न्यायालयों के विरुद्ध ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल और प्रशासनिक संस्थाओं के विरुद्ध भी किया जाता है। यदि जनपद न्यायालय के द्वारा किसी वाद के निस्तारण में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाए और क्षेत्र अधिकार की अवहेलना करते हुए कोई निर्णय दे दिया गया हो तो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय उत्प्रेषण के अंतर्गत अपने पास मामला मंगा सकता है। उत्प्रेषण याचिका उस समय दी जाती है जब न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, इसीलिए इसे पोस्टमार्टम याचिका भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम में अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण भी सम्मिलित होंगे। यदि जनपद न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष को मामला लंबित हो जिस पर न्यायालय में सुनवाई चल रही हो तो उसे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय सुनवाई से प्रतिबंधित कर देगा, क्योंकि जनपद न्यायालय के द्वारा अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन किया गया है। संवैधानिक उपचारों के लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 32 में जिन 5 उपचारों का उल्लेख किया गया है उसके उच्चतम न्यायालय में दायर करने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के कार्य करने की प्रक्रिया के निर्धारण की शक्ति स्वयं उच्चतम न्यायालय में है। अनुच्छेद 145 के तहत इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली का निर्धारण किया या प्रक्रिया का निर्धारण किया। इसे लोकस स्टैंडी लैटिन शब्द से लिया गया है। वादी प्रतिवादी प्रक्रिया का अभिप्राय निम्नलिखित है। पहला, जिस व्यक्ति या नागरिक के अधिकार का उल्लंघन हुआ है केवल वही उच्चतम न्यायालय जा सकता है। दूसरा, न्यायालय में जाने के लिए वकील करना होगा और फीस भी देनी होगी। अगला टॉपिक है जनहित याचिका। हम इसे दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए इसे दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में पूरे मूल अधिकार जो भी बचे हुए हैं उन्हें भी कवर कर लें और साथ में जो अगला टॉपिक होगा उसे भी कवर कर लें। तो लंबी वीडियो हो सकती है, आप उसको लेकर घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स 2025 में होने वाला है, तो हमारे पास कम समय है, रिवीजन ही करना होगा और हमारे पास कोई और उपचार नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। आपको बहुत सारे नोट्स जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित होंगे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं पूरा कहूँगा हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।